अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर जो है वो विक्ट्री सीरीज का बेसिकली चौथा लेक्चर है। इससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ 3 लेक्चर्स शेयर किए जा चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब विक्ट्री सीरीज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी कंसेप्चुअल वे में करना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरीज आपको ये गारंटी करती है कि एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर आपके तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जो उस लेक्चर में आपको कंसेप्ट बताए गए हैं। इसके अलावा इस लेक्चर में मजीद आगे आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ बढ़ते हुए मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर कर दूं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल, गाइडेंस और अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, या LLB में एडमिशन सिक्योर करने के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को व्हाट्सएप पे फॉलो कर लें। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जो फॉलो करना है वो बिल्कुल फ्री है और फॉलो करने के सबसे बड़े बेनिफिट आपके लिए ये हैं कि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ गाइडेंस डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए कोशिश करेंगे कि आप उसके साथ इस तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रास्प कर लें कि फिर आपको क्रैम ना करना पड़े ये फैक्ट। और कोशिश कीजिएगा कि अपने पास रजिस्टर जरूर रखिएगा ताकि आप नोट टेकिंग कर सकें। तो यहाँ बात की जा रही है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड। अच्छा, अब जब ये फैक्ट आपके सामने आता है तो स्टूडेंट इसको क्रैम करना स्टार्ट कर देते हैं कि बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत। अब जब सवाल आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप जानते हो कि कौन सी जो बेसिकली सल्तनत है वो इंडिया में कायम थी और किस तरीके से उसका खात्मा हुआ, तो आप बासानी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन से कनेक्टेड और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि 1206 में इस खित्ते के अंदर, जिसको आज हम बरसगीर पाक हिंद के नाम से जानते हैं, 1206 से लेके 1526 तक एक सल्तनत कायम थी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत कायम थी और 1526 के अंदर इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का, अच्छा, इस दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज थी, यानी कि 5 मुख्तलिफ अदवार थे और आखिरी दौर जो था उसका आखिरी एम्परर जो है वो बेसिकली इब्राहिम लोधी था। तो 1526 में बाबर के साथ इसकी एक जंग होती है पानीपत के मकाम पे और उस जंग के नतीजे में दिल्ली सल्तनत का खात्मा होता है, इब्राहिम लोधी को शिकस्त होती है और उसके बाद मुगल एम्पायर का कयाम जो है इस खित्ते में अमल में आता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मुगल एम्पायर जो है कब इस्टेब्लिश हुआ इस खित्ते के अंदर, तो आप जानते हैं कि 1526 में हुआ होगा। और मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किस तरीके से हुआ था, तो बैटल ऑफ पानीपत की वजह से हुआ था। पानीपत की वजह से हुआ था। पानीपत बेसिकली एक मकाम है हरियाणा के करीब जहां पर यह जंग लड़ी गई थी और ये जंग 1526 में लड़ी गई थी। किसके दरमियान लड़ी गई थी? अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए तो बाबर के दरमियान और साथ साथ इब्राहिम लोधी के दरमियान लड़ी गई थी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले 2 और फैक्ट्स भी आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है उसको तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये बेसिकली फर्स्ट थी, लेकिन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है अकबर और हेमू के दरमियान लड़ी गई 1556 के अंदर और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली और मराठों के दरमियान पानीपत के मकाम पर ही 1761 में तीसरी बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। क्वेश्चन हमेशा आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में वो मोस्टली फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु प्रेजेंटेड द 14 पॉइंट्स। अच्छा, अब यहां 14 नकात की बात की जा रही है, तो 14 नकात हमने हमेशा एसोसिएटेड जो है वो सुने हैं और पढ़े हैं कि वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ 14 नकात एसोसिएटेड है। लेकिन क्या आपके जहन में कभी ये तजस्सुस आया है कि ये 14 नकात क्यों पेश किए गए थे, इन 14 नकात में आखिर था क्या? तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों पेश किए गए थे। देखें, जिस खित्ते
में इस वक्त हम रिहाइश पजीर हैं, जहां हमारा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ किसी दौर में ये दोनों मुल्क जो है वो इकट्ठा थे, इंडिया और पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पार्टीशन से पहले यहाँ पर ब्रिटिश राज कायम था। तो ब्रिटिश राज बेसिकली स्टार्ट होता है 1858 से, और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इस खित्ते पर मुसल्लत रही। बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने दीवानी राइट्स जो है वो हासिल कर लिए, और उसके बाद वो इस खित्ते को रूल करते रहे, मुख्तलिफ इलाकों को। लेकिन 1858 के बाद से ब्रिटिश राज यहाँ पर कायम कर दिया गया। अब जब ब्रिटिश इस खित्ते पर हुकूमत कर रहा था तो वो कानून साजी भी कर रहा था, यहाँ के लोगों के लिए कवानीन भी बना रहा था, और यहाँ के लोकल्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसी सिलसिले में मुख्तलिफ कवानीन जो कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का दर्जा रखते थे, वो लागू किए जाते थे। और इस सिलसिले में यहाँ के लोकल्स से मशावरत की जाती थी कि आप भी बताएं कि आपकी डिमांड्स क्या हैं, ताकि उस कानून के अंदर आपकी डिमांड्स को जो है वो माना जाए। तो इसी सिलसिले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो साइमन कमीशन बनाया, ताकि वो जो इंडिया है उसका जाके कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करे। तो साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन मौजूद नहीं था, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि चलें आप तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं वो भी अपना एक प्रपोजल लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक साथ होकर उस कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना स्टार्ट करती हैं। तो एक डिसएग्रीमेंट आता है किसके दरमियान? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। वो डिसएग्रीमेंट होता है कि मुस्लिम लीग कहती है कि हमें जुदागाना इंतखाबात, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। कांग्रेस इस चीज पर डिसएग्री करती है, तो लिहाजा मुस्लिम लीग उससे सेपरेट होकर अपना एक प्रपोजल बनाना स्टार्ट करती है। तो कांग्रेस बेसिकली क्या देती है? फिर कांग्रेस देती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, और ये नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर आती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर आई थी। अब आप उसकी रीजन समझ गए कि नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की गई थी। और इसी के रिस्पांस में जिन्ना की तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से नकात आते हैं, कितने? 14। और ये कब आते हैं? ये 1929 के अंदर आते हैं। तो इसके बाद जो है फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जिस कानून के लिए ये सब जो है वो तगोदो कर रहे थे। और इसी को एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो है पाकिस्तान आज़ादी के बाद लागू करता है। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि 1935 का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, इसी की बेसिस पे फिर 1937 में इस खित्ते में इलेक्शंस भी हुए थे। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि ये जो 14 नकात हैं इसके आने की क्या वजह थी, और इसके अंदर बेसिकली जो है क्या बात की गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है कि विच वाइसरॉय अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अच्छा, अब बंगाल ये आज़ादी से पहले एक प्रोविंस था, एक सूबा था, और एक ऐसा सूबा था जो माला माल था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी भी नज़र सबसे पहले इसी सूबे के ऊपर पड़ी थी। तो इसको जुदा कर दिया जाता है, इसकी पार्टीशन कर दी जाती है। इसकी पार्टीशन इसलिए की जाती है कि ये बहुत बड़ा सूबा होता है, और यहाँ हिंदुओं की मेजॉरिटी होती है जब ये एक सूबे के तौर पर काम कर रहा होता है। लेकिन होता यह है कि क्योंकि ये बड़ा सूबा होता है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल होती है, इसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। जब 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो एक हिस्से में मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से मुसलमान इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि अब उनके पास एक ऐसा सूबा था जहां पर उनकी मेजॉरिटी थी। तो सवाल पूछा जाता है कि किसने ये पार्टीशन की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने ये पार्टीशन की थी। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। और इस पार्टीशन को खत्म किया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट चलाई जाती है, प्रोटेस्ट किया जाता है, और इस पार्टीशन को 1911 में खत्म कर दिया जाता है। तो जब एनॉल्मेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का क्वेश्चन होगा तो आपने डेट 1911 सेलेक्ट करनी है, और पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात की जाएगी तो 1905 की तारीख आपने सेलेक्ट करनी है। इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को यह बता दूं कि अगर आप 6 सितंबर के लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रिपरेटरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। द लॉ अकेडमी की तरफ से ऑफर होने वाला ये प्रिपरेटरी बैच 6 सितंबर के स्टूडेंट को एक डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, और अगर आप उस डिस्काउंट को अवेल करना चाहते हैं, उस ऑफर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो सिंपली इस नंबर पर द लॉ अकेडमी को आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। आपको उस डिस्काउंट ऑफर के बारे में और इस स्पेसिफिक कोर्स के हवाले से डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि किस तरीकेकार से आप एनरोल कर सकते हैं और किस तरीकेकार से आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप तैयारी के लिए एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं, जो अगेन द लॉ अकेडमी की तरफ से पब्लिश हुई है। इसको आप करीब 3 स्टोर से खरीद सकते हैं, ये पिक्चर दिखाएंगे, ये किताब आपको मिल जाएगी, या अगेन आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और इसके अलावा आप इसको वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तैयारी के लिए अगर किसी भी रिसोर्स
सोर्स पे आप रिलाई करना चाहें तो इन दोनों रिसोर्सेज को आप लाजमी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच एग्रीमेंट यूनाइटेड द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन 1916। अब मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जमात बनाई गई थी। इसका कयाम जो है 1906 के अंदर अमल में आया था और साथ साथ इनका अब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कांग्रेस के साथ, जो कि 1885 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। और मुस्लिम लीग ये क्लेम करती थी कि वो मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, कांग्रेस ये क्लेम करती थी कि वो इस खित्ते के तमाम रेजिडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लैंग्वेज। लेकिन कांग्रेस अमली तौर पर ऐसा कर नहीं रही थी, वो इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के प्रोटेक्ट कर रही थी। तो लिहाजा ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ राइवलरी पर थी। लेकिन एक शख्सियत थी जो उस वक्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक बहुत बड़े एम्बेसडर थे, जिनको हम मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के नाम से याद करते हैं, जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं। अच्छा, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया क्योंकि वो एक मुसलमान थे, मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन साथ साथ वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अलावा नेशनल यूनिटी पर जो है वो उसके प्रिंसिपल पर चल रहे थे और वो कांग्रेस के भी मेंबर थे, कांग्रेस को भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। तो इस वक्त दोनों जमातों के मेंबर होने की वजह से वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेके आना चाहते थे ताकि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर उस हुक्मरान के ऊपर, जिसको हम ब्रिटिश के नाम से याद रखते हैं, तो उन ब्रिटिशर्स पर ये एक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकें, उन पर दबाव डाल सकें और अपनी जायज डिमांड्स जो हैं वो एक कानूनी तरीके से मनवा सकें। तो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेके आने वाली शख्सियत जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। और किस तरीके से वो इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लेके आते हैं, वो लखनऊ पैक्ट की सूरत में इनको एक साथ लेके आते हैं। 1916 में ये लखनऊ पैक्ट साइन किया जाता है और इस लखनऊ पैक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था वो ये था कि कांग्रेस जो है मुसलमानों की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, जुदागाना इंतखाबात को मान लेती है। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ ये डिमांड थी कि जिन इलाकों में मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नुमाइंदे इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकें और वोटिंग के राइट भी मुसलमानों के पास होने चाहिए। तो यही एक डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी डिमांड थी। और पार्टीशन से पहले तक, जब तक ये पाकिस्तान की डिमांड उभर कर जो है वो स्पेसिफिकली सामने नहीं आई, तब तक सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी डिमांड थी। तो ये डिमांड कांग्रेस की तरफ से मान ली जाती है और इसी लखनऊ पैक्ट में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अवार्ड दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एमसीक्यूज के तौर पे, किसकी तरफ से दिया जाता है? सरोजनी नायडू की तरफ से दिया जाता है। तो ये इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो हैं वो बेसिकली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में कुल 4 गवर्नर जनरल रहे हैं और आखिरी गवर्नर जनरल जो हैं वो कौन थे? इस्कंदर मिर्ज़ा थे, इस्कंदर मिर्ज़ा। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी थे, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी इस्कंदर मिर्ज़ा थे। वो कैसे थे कि 1956 का आइन जब आया तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल है उसकी पोस्ट को अबॉलिश कर दिया गया और उसको प्रेसिडेंट का नाम दे दिया गया। तो आखिरी गवर्नर जनरल पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस्ड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है किस आइन के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था? ये 1962 के आइन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था और 1962 का आइन आप जानते हैं कि पाकिस्तान का दूसरा आइन है, सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में आता है, दूसरा आइन 1962 के अंदर आता है। अच्छा, ये 56 का आइन एब्रोगेट हुआ 1958 के अंदर, एक मार्शल लॉ इंपोज किया गया, पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ। उसके बाद 1962 का आइन आता है और उसके बाद 1973 का आइन आता है। तो 3 कॉन्स्टिट्यूशंस पाकिस्तान की तारीख में रहे हैं और जो मौजूदा आइन है वो 1973 का आइन है। और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत 1956 के आइन के अंदर था, 1962 के आइन के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और 1973 के आइन के अंदर अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच सिटी सर्व्ड एज द पाकिस्तान फर्स्ट कैपिटल। तो पाकिस्तान का पहला कैपिटल जो है वो, पाकिस्तान का पहला कैपिटल आप जानते हैं कि कराची था और ये 1960 के अंदर शिफ्ट हो जाता है। 1960 के अंदर शिफ्ट होके नेक्स्ट कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद बन जाता है, इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान का मौजूदा कैपिटल इस्लामाबाद है लेकिन पाकिस्तान का पहला कैपिटल कराची था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो लॉन्गेस्ट रिवर के
बारे में आपको बताया जा रहा है, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो पाकिस्तान का है वो है जी इंडस रिवर। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो इंडस रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद अच्छा, इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन भी आता है कि इंडस वाटर ट्रीटी ये कब हुई थी? तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 के अंदर हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। और इसको किसने ब्रोकर किया था? इसको वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था। वर्ल्ड बैंक ने इस जो है वो ट्रीटी को साइन करवाया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाने वाला पास जो है, माउंटेन पास कौन सा है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे खैबर पास, ऑप्शन डी खैबर पास को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खैबर पास जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। और आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है इसको आपने सर्च करना है और इसके बारे में, इसका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है, ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद द फेमस बादशाही मॉस्क इन लाहौर वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये बादशाही मस्जिद जो है ये किसके दौर के अंदर बनी थी? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे औरंगजेब आलमगीर ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो मंचर लेक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। इसकी लोकेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जामशोरो और दादू डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रोविंस जो है उसके अंदर ये लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच दोआब लाइज बिटवीन द रावी एंड ब्यास। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दोआब के बारे में बताया था और छठ दोआब के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि दो दरियाओं के दरमियान जो एक जरखेज जमीन का टुकड़ा होता है उसको हम दोआब कहते हैं। तो अब सवाल है कि रावी के दरमियान और ब्यास के दरमियान जो है वो कौन सा दोआब एग्जिस्ट करता है? तो अगेन आप देखेंगे कि ब्यास से हम बी लेंगे एंड और रावी से आर आई लेंगे तो ये बारी दोआब बनेगा, बारी दोआब। तो बारी दोआब ऑप्शन ए आप इसका दुरुस्त जवाब मार्क करेंगे। उसके बाद व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स। तो सिटी ऑफ सेंट्स बेसिकली मुल्तान को कहते हैं। मुल्तान जो कि साउथ पंजाब के अंदर लोकेटेड है, मुल्तान को हम सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद which port is Pakistan's largest sea port। तो पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट सी पोर्ट है वो गवादर पोर्ट है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद which peak is known as killer mountain। अच्छा, अब माउंटेन पीक्स के हवाले से लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की लार्जेस्ट माउंटेन पीक और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज बात हो रही है किलर माउंटेन की। तो किलर माउंटेन कौन सी है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद और पोस्टर को देखने के बाद अगर आपने नांगा पर्वत को सिलेक्ट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी हाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सबसे ज्यादा अमवात जो है वो इस माउंटेन पीक पर जाते हुए होती हैं, इस वजह से इसको जो है वो किलर माउंटेन कहा जाता है। तो नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है, ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमारी टीम से इन टच आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, 1 गो में क्लियर करना चाहते हैं तो आप द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको नोट्स मिलते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात कि व्हाट्सएप पे आपके साथ टीचर इन टच रहता है, आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है, आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है। अगर आप इस हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं आप जो है वो इस टीम को मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। और इन केस आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहें तो एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब को आप यूज कर सकते हैं। ये किताब करीब 3 स्टोर से भी आप खरीद सकते हैं। जब स्टोर से खरीदें तो याद रहे कि ये पूरा बंडल है, इसके साथ जो भी एड ऑन्स हैं वो सब आपने लेने हैं। यानी कि इसके साथ मॉडल पेपर्स आते हैं, बबल शीट्स आती हैं, वर्ल्ड मैप आता है, वो सब चीजें आपने देख के लेनी है। और जब आप खरीदें तो एलिमेंट्स ऑफ लैट ही आप ले रहे हैं, इस चीज को मेक श्योर करना है आपने। इसके अलावा घर बैठे भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ एक मैसेज करेंगे, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।